परसों होके उसको फांसी की सज़ा होने होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि साहब मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं और उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं ये आश्चर्य में जज साहब पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपनी पूरी सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जो एक कैदी है 2 दिन बाद वो अपने फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं ना कहीं वो इस दुनिया से सदा के लिए अलविदा हो जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जज साहब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि आपको आपके हस्बैंड के साथ में आपको एक रात बिताना होगा। नमस्कार दोस्तों, ये खबर सुन के आपके कहीं ना कहीं रोह काम जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरों के साथ बड़े होते हैं और एक ही निश्चित समय के साथ दोनों एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उस कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वो सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। दोनों एक साथ मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना शुरू कर देते हैं और कभी सुबोध लाता है तो उसकी टिफ़िन वंदना खा लेती है और वंदना अपनी टिफ़िन लाती है तो उसका टिफ़िन सुबोध खा लेता है। और यहीं से दोनों की दोस्ती इस हद तक पहुंच जाती है कि अब औरों की भी नज़र में इन दोनों की दोस्ती आने लगती है। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी भी दोस्ती जो लड़की वंदना है उसके साथ हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि वो गर्लफ्रेंड हमारी है और मैं आपसे बात क्यों कराऊं। कहीं ना कहीं ये साफ साफ मना कर देता है और अब कहीं ना कहीं इन दोनों की बात से प्रमोद नाराज़ हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति वो मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका कर उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है और उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पर लड़की मना करती है। उस हद तक ये गुजर जाता है और उसके बाद वो उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है, बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाके सुला देता है। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद वो खुद इस बात का सूचना पुलिस को देता है कि एक लड़की ऐसे और यहाँ पर पड़ी है, इसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर वारदात पर पहुँचती है, चूँकि उस समय सुबोध उस रूम पर पहुँचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहाँ पर हो जाती है। सुबोध ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कैसा हुआ, आखिर ये वारदात किसने की। कहा जाता है ना कि जो मौके पर सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं सबूत के बल पर सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद तरह तरह के कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। लड़की की जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ रेप किया गया है और दुष्कर्म किया गया है, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, इस सब बात को लेकर इस लड़के को फांसी की सज़ा हो, इसकी डिमांड लोग करने लगते हैं। जगह जगह पर कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाते हैं। जितने भी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, ये सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द तो इस लड़के को फांसी की सज़ा हो जाए। और वही होता भी है। समय आने पर कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूत के तौर पर बेस पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं और आज एक बार फिर से एक निर्दोष को फांसी की फंदे पर लटकाया जाता है। इतना ही नहीं, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। अब परसों होकर उसको फांसी की सज़ा होनी होती है
और जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि सुबोध, परसों तुम्हारी फांसी की सज़ा होनी है और फांसी होने के पूर्व कानून और संविधान ये कहता है कि जिसकी फांसी होनी होती है उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मैं उसी संविधान का अनुपालन करने के लिए आपके पास आया हूँ और पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। फिर जज साहब कहते हैं कि हाँ, सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा आखिरी रात या फिर एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊं और उसके साथ एक ही बेड पे सोना चाहता हूं, क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी और अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, अंतिम इच्छा सबकी पूरी होती है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जज साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं अपनी 20 साल की सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जो कैदी 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलना है और वो इस दुनिया में ये सदा के लिए कहीं ना कहीं वो अलविदा हो जाएगा और वो अपनी, लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं कि वह अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है और उस पत्नी को जेलर साहब ये खबर भिजवाते हैं कि तुम अपने हस्बैंड की अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात तुम उसके साथ सो जाओ। इसकी पत्नी घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति ही, चाहे वो दोषी हो या निर्दोषी हो, कानून तो उसका दोष मान चुकी है और कहीं ना कहीं वो ज़रूर कानून इस बात से इन्वॉल्व होगा, तभी इस चीज़ में उसे कानून भी दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं, अगर पति की इच्छा है तो मैं उसके साथ एक रात रह जाती हूँ। अब पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पे पहुँच जाती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रहते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में सेट करने से पहले ही रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर कैमरा लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या बातें चल रही हैं, क्या दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस बात का पता चल सके। इसीलिए वहाँ एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है और उस वॉइस रिकॉर्डर का कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं जज साहब के ऑफिस में शिफ्ट किया जाता है। जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच भी कनेक्शन हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है, उनको साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिए जाते हैं। पत्नी जैसे ही अपने पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही वो अपने पति को देखती है और वह रोना प्रारंभ कर देती है। इसे देख पति भी अपने पत्नी को देखकर रोना प्रारंभ कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक रोते हुए बीत जाते हैं। जब रोने का सिलसिला खत्म होता है तो पत्नी अचानक पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि जो तुमने ये कृत किया भी तो तुमने किसी से प्रेम किया भी तो उस प्रेमी को मार क्यों दिए। अब ये बात सुनकर उसका पति बिल्कुल अवाक रह जाता है और थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलना प्रारंभ करता है कि जिस बात के लिए तुम मुझे इतना कुछ कह रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, जिस कृत के लिए और जिस कृत के लिए हमें फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, उसका दोषी मैं हूँ नहीं, यानी कि मैं उसका दोषी बिल्कुल नहीं हूँ और वैसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को सज़ा सुनाता है। इससे जितना भी साक्ष्य है, जितना भी सबूत हो, वो हमारे अगेंस्ट मिला है, इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो अब पत्नी कहती है तो क्या बात थी, आखिर तुम वह बात बताओ। उसकी पत्नी ये पूछती है और इधर इन दोनों के बीच जो भी बातें, जो भी कनेक्शन होता है, वो जो भी बातें चल रही होती है, वो बात साफ साफ जेलर साहब और भी लोगों के साथ सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है कि हमारी कंपनी में मैं जहां हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम कर रहे थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना भी हमारी
एक दोस्ती होती है, वो भी इतना कि वो हमारा टिफ़िन खा लेता है और मैं उसकी टिफ़िन खा लेता था। और कहीं ना कहीं थोड़ी एक दोस्ती होती है, हम लोगों के बीच एक दूसरा कुछ नहीं होता है। एक तरफ से कहिए तो एक अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपने पत्नी को कहता है। पत्नी पूछती है और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर वो कहता है, हम करता है कि इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि एक दिन हम तुम्हारे रूम पे चलना चाहते हैं और वहाँ कुछ खाना चाहते हैं और वहीं नाश्ता करना चाहते हैं। और हम भी उसको इस बात से मना नहीं कर पाए और उसको बुला लेते हैं। और कहीं ना कहीं प्रमोद भी उस रूम पे पहुंच जाता है और हम बाज़ार सब्जी लेने के लिए गए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब सब्जी लेके आता हूँ तब वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहाँ से प्रमोद फरार होता है। और मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता। कुछ देर बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। यकीन मानो कि मौके पर वंदना का डेड बॉडी मिला था और क्योंकि कानून हमारे अगेंस्ट हो जाती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर वो फपक फपक कर रोने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर रोते हैं और यहाँ तक कि गेट के बाहर जो 2 बॉडीगार्ड खड़े थे वो भी बात सुनकर, वो भी, और जेलर साहब जो अपने ऑफिस में ये बात सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जो आवाज़ सुनाई जा रही थी, उन बातों को सुनकर जेलर साहब भी, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। पूरा जेल का माहौल गम में बदल जाता है। सुबोध फिर आगे बताता है कि मेरी कोई कमी नहीं थी और जो पुलिस को साक्ष्य और सबूत मिला उसको मौके पर हमें उसी वारदात पे, उस बेस पे पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारी और आपकी फिर मिलना होगा। तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उन्हें देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून और प्रशासन से उन दोनों बच्चों का भी भरोसा ख़त्म हो जाएगा। और ये बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गम में बदल जाता है, सब लोग रोने लगते हैं। इसी घटना को सुन के जाते जाते पति अपने पत्नी को देखता है, एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद पति फिर से रोने लगता है। पत्नी देखती है कि वह फिर से रोने लगता है तो पत्नी वहाँ पर पहुँचती है और बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी आखिरी रात है, आखिरी मिलन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास 2 मिनट और बिताऊँ। इस बात को लेकर के जज साहब पुनः ऑर्डर दे देते हैं कि आप 2 मिनट और बिता सकते हैं। तो पत्नी 2 मिनट उनके साथ और बिताती है और फिर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मेरा और आपका आखिरी मिलन है और मैं जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बात की चर्चा कानों कानों प्रारंभ हो जाती है कि फिर से एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर भारत का संविधान और भारत का कानून पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इसी बीच जेलर उस वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा सुनते हैं और सुनने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि आज निर्दोष को एक बार फिर से फांसी के फंदे पर ये कानून पहुंचाने जा रहा है। परसों होकर उसको फांसी होनी है और फांसी हो जाएगी, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम कुछ अपने सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा किए नहीं तो मेरे रहने और ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब जाके एक हाई लेवल की एक मीटिंग बुलाते हैं जेलर साहब। उस मीटिंग में प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और कई भूतपूर्व जज भी शामिल होते हैं। इस बात के चलते अब उस रिकॉर्डिंग को सब लोग जब मीटिंग बुलाते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो मीटिंग को फिर दोबारा उस वॉइस रिकॉर्डर को फिर सुनाया जाता है और सब लोग सुनने के बाद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भारत का कानून ये क्या करने जा रहा है और इस बात की सही निर्णय लिया जाए। सही निर्णय में दोषी तो सुबोध होता है, उसका मित्र प्रमोद होता है, तो सुबोध को फांसी क्यों? इस बात को डिसाइड किया जाता है कि सुबोध को रोका जाए और प्रमोद को फांसी की सज़ा
दी जाए। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को जज द्वारा रिहा किया गया है, और इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाती है और वो फिर से भारत के कानून पर भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई यह था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल नहीं किया था, ना कि सुबोध ने। जैसे कि कोर्ट ने आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब पुलिस प्रमोद को जाके पकड़ लाती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को सज़ा सुना देती है, और अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और सुबोध को जज द्वारा रिहा किया जाता है। तो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। कहीं ना कहीं जो सच होता है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, और कहते हैं कि सच की साथी